हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी स्टडी। आज की इस वीडियो में लेकर आए संपूर्ण एसएसटी का महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में मानव के सबसे प्राचीन साक्ष्य किस काल से मिलते हैं? भारत में मानव का सबसे प्राचीन साक्ष्य किस काल से मिलते हैं? पूरा पाषाण काल से। इसका राइट उत्तर हो जाएगा पूरा पाषाण काल। अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल के मनुष्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिकार और खाद्य संग्रह। शिकार और खाद्य संग्रह। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शिकार और खाद्य संग्रह। अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल में मनुष्य किस प्रकार के औजार का प्रयोग करते थे? मनुष्य किस प्रकार के औजार का प्रयोग करते थे? पत्थर के अनगढ़ औजार प्रयोग करते थे। इसका राइट उत्तर हो जाएगा पत्थर के अनगढ़ औजार प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? छोटे पत्थर के औजार का प्रयोग करना। इसका उत्तर हो जाएगा छोटे पत्थर के औजारों का प्रयोग करना। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म पाषाण उपकरणों को क्या कहा जाता था? लघु पाषाण या माइक्रोलिथ कहा जाता था। सूक्ष्म पाषाण उपकरणों को क्या कहा जाता था? लघु पाषाण या माइक्रोलिथ कहा जाता था। अगला प्रश्न है, नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? कृषि और पशुपालन का आरंभ होना। नवपाषाण काल में कृषि और पशुपालन का आरंभ हो गया था। अगला प्रश्न है, नवपाषाण काल में मनुष्य ने किस प्रकार के पत्थर के औजार बनाए थे? घिसे और चमकाए हुए पत्थर के औजार बनाए थे। घिस करके पत्थर को बनाए थे। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि का प्रारंभिक प्रमाण कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से। इसका उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़ से कृषि का प्रमाण मिलता है। अगला प्रश्न है, मेहरगढ़ वर्तमान में किस देश में स्थित है? मेहरगढ़ वर्तमान में किस देश में स्थित है? पाकिस्तान वाले भाग में, पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक शैलचित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रागैतिहासिक शैलचित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारत में ताम्र प्रसार संस्कृति का अर्थ क्या है? तांबे और पत्थर दोनों के औजार का प्रयोग। तांबे और पत्थर के दोनों औजारों का प्रयोग ताम्र प्रसार संस्कृति का अर्थ है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का नाम किस स्थल के नाम पर पड़ा? हड़प्पा सभ्यता का नाम किस स्थल के नाम पर पड़ा? हड़प्पा नामक स्थल के नाम पर पड़ा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हड़प्पा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। अगला प्रश्न है, मध्य भारत में प्रागैतिहासिक शैलचित्रों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? भीमबेटका प्रसिद्ध है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भीमबेटका। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किस जिले में स्थित है? रायसेन जिले, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटका। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी? विष्णु श्रीधर वानकर ने। इसका राइट ऑप्शन होगा विष्णु श्रीधर वानकर ने। अगला प्रश्न है, भीमबेटका को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? 2003 में। कब घोषित किया गया? 2003 में। अगला प्रश्न है, भीमबेटका के शैलचित्र मुख्यतः किस काल से संबंधित हैं? प्रागैतिहासिक काल से संबंध है। अगला प्रश्न है, मध्य भारत में नर्मदा घाटी किस प्रकार के पुरातत्व साक्ष्यों के लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक, मानव एवं पाषाण उपकरणों के साक्ष्य के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, नर्मदा घाटी में मानव जीवाश्म में किस स्थान से मिला है? हथनौरा से। कहाँ से? हथनौरा से मिला है। अगला प्रश्न है, हथनौरा किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, हथनौरा से प्राप्त मानव जीवाश्म किससे संबंधित माना जाता है? होमो इरेक्टस, प्राचीन मानव से संबंधित माना जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी प्राचीन सभ्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण रही है? नर्मदा नदी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, मध्य भारत का प्राचीन अवंती महाजनपद किस क्षेत्र में स्थित था? पश्चिम मध्य प्रदेश का क्षेत्र में। इसका राइट ऑप्शन है पश्चिम मध्य प्रदेश क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, अवंती की उत्तरी शाखा की राजधानी क्या थी? उज्जैनी। अवंती की
अवंती की उत्तरी शाखा की राजधानी क्या थी? उज्जैनी। अवंती की दक्षिणी शाखा की राजधानी क्या थी? महिष्मती। अगला प्रश्न, अवंती का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? परघोत। अगला प्रश्न है, उज्जैन के प्राचीन नाम क्या था? उज्जैनी था। भारत में समुद्री मार्ग से आने वाला पहला यूरोपी कौन था? पुर्तगाली था। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? 1498 ईस्वी में। 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पहुंचा सबसे पहले? कालीकट में। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा का भारत में स्वागत किसने किया? कालीकट के शासक जमोरिन ने। अगला प्रश्न है, भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अगला प्रश्न है, भारतीयों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? कालीकट में स्थापित की। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कालीकट। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? 1510 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गोवा पर अधिकार करने वाला पुर्तगाली अधिकारी कौन था? अल्बुकर्क। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अल्बुकर्क। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। अगला प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई? 1602 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का कुल क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 7वां स्थान है भारत। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा? इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। अगला प्रश्न है, भारत का मुख्य भूभाग का दक्षिणतम छोर कौन सा? कन्याकुमारी है। भारत की जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम जो छोर है कन्याकुमारी है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से लगती है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से लगती है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? अफगानिस्तान से लगती है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। अगला प्रश्न, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है? अमरकंटक में। अगला प्रश्न है, ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ है? मुल्तई मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? पश्चिम दिशा में। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस शब्द से शुरू होती है? हम भारत के लोग से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस शब्द से शुरू होती है? हम भारत के लोग से। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा से। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से भारत की संविधान के सबसे बड़ा स्रोत। अगला प्रश्न है, भारत में शासन की प्रणाली कैसी है? संसदीय शासन प्रणाली है। भारत में शासन प्रणाली कैसी? संसदीय शासन प्रणाली है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है? राष्ट्रपति का पद। अगला प्रश्न है,
भारत का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत का शासन किस प्रकार का है? गणराज। भारत का शासन किस प्रकार का गणराज है? लोकतांत्रिक गणराज है। अगला प्रश्न है, भारत को संविधान में किस प्रकार का राज्य कहा गया है? संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। प्रस्तावना में जो पंथ निरपेक्ष शब्द है 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जिम्मेदार एवं जागरूक नागरिक का निर्माण करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन किस प्रकार का विषय है? समन्वित सामाजिक विज्ञान विषय है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में किन विषयों का समावेश होता है? इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र आदि आते हैं सामाजिक विज्ञान में। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण केंद्र किसे माना जाता है? सामाजिक अध्ययन शिक्षण का केंद्र किसे माना जाता है? बालक को माना जाता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? मार्गदर्शक और सुविधादाता की होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किस प्रकार का होना चाहिए? गतिविधि एवं अनुभव आधारित शिक्षण होना चाहिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में स्थानीय परिवेश का क्या महत्व है? स्थानीय परिवेश का क्या महत्व है? यह सीखने को वास्तविक एवं अर्थपूर्ण बनाता है। अगला प्रश्न, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख आधार क्या है? बालक का अनुभव है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में रटने के बजाय किस पर जोर देना चाहिए? समझ एवं चिंतन पर। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का संबंध किससे सबसे अधिक है? समाज और मानव जीवन से। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में चर्चा विधियों उपयोगी है विचारों के आदान प्रदान के लिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है? चिंतनशील क्षमता विकसित करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में मानचित्र का प्रयोग क्यों किया जाता है? स्थानीय समझ विकसित करने के लिए। सामाजिक अध्ययन में मानचित्र का प्रयोग क्यों किया जाता है? स्थानीय समझ विकसित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में समय रेखा किसके लिए उपयोगी है? ऐतिहासिक घटनाओं के क्रम को समझने के लिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में स्रोत आधारित शिक्षण का क्या लाभ है? सामाजिक अध्ययन में प्रमाणों के आधार पर समझ विकसित करता है। अगला प्रश्न है, इतिहास शिक्षण में प्राथमिक स्रोत का उदाहरण क्या है? शिलालेख है। इतिहास शिक्षण में प्राथमिक स्रोत का उदाहरण है शिलालेख। अगला प्रश्न है, इतिहास शिक्षण में द्वितीय स्रोत का उदाहरण क्या है? इतिहास की पुस्तक। द्वितीय स्रोत की उद्देश्य क्या है? इतिहास की पुस्तक। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में परियोजना कार्य का मुख्य लाभ क्या है? स्व अधिगम एवं अनुसंधान कौशल का विकास करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का उद्देश्य क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में मानचित्र कौशल किस क्षमता को बढ़ावा देता है? स्थानीय बोध को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में लोकतांत्रिक कक्षा कैसी होती है? सहभागितापूर्ण और समानतापूर्ण होती है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में समूह कार्य का प्रमुख लाभ क्या है? सामाजिक अध्ययन में समूह कार्य का प्रमुख लाभ क्या है? सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में सहकारी अधिगम किस पर आधारित है?
विद्यार्थियों के पारस्परिक सहयोग पर, विद्यार्थियों को पारस्परिक सहयोग पर। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में अनुभवात्मक अधिगम का आधार क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में समस्या समाधान विधि का उद्देश्य क्या है? तार्किक चिंतन विकसित करना, तार्किक चिंतन विकसित करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में खोज विधि किसे प्रोत्साहित करती है? स्वयं खोजकर सीखने को, स्वयं खोजकर सीखने को प्रोत्साहित करती है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में आगमन विधि किस दिशा में चलती है? विशेष से समान की ओर आगमन विधि चलती है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में निगमन विधि किस दिशा में चलती है? निगमन विधि किस दिशा में चलती है? समान से विशिष्ट की ओर। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में व्याख्या विधि का उपयोग कब अधिक उपयोगी है? सामाजिक अध्ययन में व्याख्या विधि का उपयोग कब अधिक उपयोगी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जटिल अवधारणाओं को स्पष्ट करने में सबसे उपयोगी है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जटिल अवधारणाओं को स्पष्ट करने में। थैंक यू फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।